अच्छा बेटे, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश कर सकूं और बेहतर से बेहतर चीजें ला सकूं। ठीक है, तो मैंने कोई इन्वेंशन सीरीज शुरू की है जिसमें आपको हर हफ्ते एक आध लेक्चर दे दिया करूं मुख्तलिफ क्लासेस को, जिससे ये पता चले कि फिजिक्स क्या है और दुनिया क्या कर रही है और हम कहाँ खड़े हैं और इजादात क्या क्या हुई। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम नहीं है और उनका पता होना चाहिए। आप फिजिक्स के 8th सेमेस्टर में हैं, दुनिया क्या कर रही है, सोशल मीडिया का दौर है कि दुनिया कहां पहुंची हुई है, क्या इन्वेंशंस हो चुकी हैं, दुनिया कितनी आगे है हमसे और हम कितना पीछे हैं। हम क्यों पीछे हैं? सिर्फ अपनी बुक्स को रट्टा लगा के और अपनी चंद किताबें और नोट्स तैयार करके एग्जाम दे के हम कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन हमें इजादात नामी चीज का नहीं पता और बहुत सारी अहम चीजों का नहीं पता। तो देखिएगा जरा जी, इस शख्स को जानते हैं आप? कहीं देखा है? कहीं हमसायों में, कहीं इलाके में, कहीं फिरता हुआ, कहीं किसी अड्डे पे, किसी मार्केट में, किसी शहर में? किसकी शक्ल है ये? आपकी शक्ल लगता है। हाँ जी, इनको देखा है कहीं? हाँ जी बेटे, देखा है इनको कहीं? इनकी कोई शक्ल किससे मिलती जुलती? डरावने से लगते हैं ना। ये है जी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल हैं जी, ये अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम का नोबेल प्राइज मशहूर है। ये आप देख रहे हैं, ये नोबेल प्राइज का सिक्का है। नोबेल प्राइज क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है जो साइंटिस्ट को मिलता है। तो मैंने अभी जो इन्वेंशन सीरीज में पहली सीरीज शुरू की है वो नोबेल प्राइज के हवाले से। ठीक है, नोबेल कौन था? ये NOBEL आना था, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्या है और साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल क्या था और ये प्राइज कैसे शुरू हुआ और इसकी कहानी क्या है, तो इसकी एपिसोड नंबर 1 है ये। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि अल्फ्रेड नोबेल असल में कौन थे और नोबेल प्राइज जो है इसका आगाज कैसे हुआ, किस कहानी से हुआ, क्या वजह बनी और इतना बड़ा इनाम इतने बड़े साइंटिस्ट को कैसे मिलता है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल जो कि इतना बड़ा नाम है, ये पैदा कहां हुए। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम्स में भी मुख्तलिफ PPSC के, CSS के एग्जाम्स में, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप PPSC के एग्जाम में बैठते हैं तो हर तीसरे बच्चे से इंटरव्यू में पूछा जाता है नोबेल प्राइज, इस साल का नोबेल प्राइज किसको मिला, नोबेल प्राइज क्या होता है, नोबेल प्राइज कहां मिलता है, किस शहर में मिलता है, किस मुल्क में मिलता है, नोबेल प्राइज क्यों मशहूर है, किसके नाम से है। तो याद रखें, जो साइंटिस्ट जिनकी तस्वीर मैंने दिखाई है, अल्फ्रेड नोबेल, ये स्वीडन में पैदा हुए, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। ठीक है, कब पैदा हुए? 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1833 में ये पैदा हुए। ठीक है, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में, ये खूबसूरत सा शहर आपको नजर आ रहा है, इस शहर में पैदा हुए। इनकी जो डेथ हुई वो 10th of December 1896 में हुई। कहां पे हुई? इटली के शहर सैन रेमो में। सैन रेमो इटली का शहर है, वहां पे इनकी डेथ हुई। ये खूबसूरत सा शहर है जो कि समंदर के किनारे पे है। तो अल्फ्रेड नोबेल की आखिरी जो आरामगाह है, जो डेथ हुई उनकी, इस शहर में, इटली के। तो ये एक नौजवान, ये उनकी जवानी की तस्वीर है और ये जाए पैदाइश है जहां पे वो पैदा हुए थे। ठीक है, वो बिल्डिंग है। तो ये उनकी जाए मौत है। ठीक है, जहां पे उनकी वफात हुई, जहां पे आखिरी रोज उनके गुजरे, ये वो बिल्डिंग है। तो जनाब अल्फ्रेड नोबेल बहुत बड़े केमिस्ट थे, कीमियादान थे। केमिस्ट्री में उनको शौक था। दरअसल उनके जो वालिद थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वो कारोबारी भी थे, इंजीनियर भी थे, केमिस्ट भी थे। केमिस्ट्री से उनको भी थोड़ा सा शगफ था। तो उनको देखते देखते उनके काम में जब ये गए, उनके वालिद साहब के साथ काम किया, तो फिर इनको भी केमिस्ट्री में दिलचस्पी लगी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री सीखने के लिए फिर ये स्वीडन से फ्रांस और फ्रांस से फिर रशिया भी चले गए। रूस में भी 1 साल ये पढ़ते रहे, केमिस्ट्री का डिप्लोमा किया उन्होंने। आगे आएगा कि भी किस चीज का डिप्लोमा किया, किस चीज में नॉलेज हासिल किया, जिसमें उनके वालिद साहब का काम था। बेहतरीन इंजीनियर थे और इन्वेंटर थे। उनकी जो इजादात हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने इजाद की हैं, उनके मौजूद हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे। जरूरी नहीं है कि एक बंदा इंतहाई जो है ना वो दरवेश सिफ्त का बंदा हो और वो एक लैब में बैठा हो और काम कर रहा हो, वही साइंटिस्ट होता है। जो यूरोप के जितने भी बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनमें से बहुत सारों की तादाद अमीर लोगों की थी। अमीर लोग थे, शौक से इजादात करते थे, शौक से दरियाफ्तें करते थे, लैब में बैठते थे, दिल लगाते थे और चीजें दरियाफ्त करते थे, इजादात करते थे। ठीक है, लेकिन वो बहुत अमीर लोग थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। आप देखिएगा अल्फ्रेड नोबेल भी उन्हीं में से एक थे। उनकी इन्वेंशंस, कोई जानता है उनके इन्वेंशंस क्या है? क्या क्या इजाद किया और कितनी चीजें इजाद की? हाँ भाई, किसी ने पढ़ा हो?
हाँ भाई, किसी ने पढ़ा हो कि उन्होंने क्या क्या इजाद किया था, कितनी इजादात की थी? जी सना तस्कीन, आपके कितनी इजादात हैं? इनके भी 352 इन्वेंशंस थी, 352 इन्होंने इजादात की हैं छोटी बड़ी। अब इसमें देखें, चंद एक का जिक्र करते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन ये केमिकल है, 1847 में तकरीबन ये इजाद हो चुका था, ये नोबेल ने इजाद नहीं किया, ठीक है। और ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन थी ये दिल के आर्जे के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी, जिनको एंजाइना का पेन होता है तो एंटी एंजाइनल इफेक्ट के लिए ये बहुत ही साजगार थी। लेकिन जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने फिर 1960-62 में ये पता किया कि जो नाइट्रोग्लाइसरीन है इसको हम धमाके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दो स्टेबलाइजर इसके साथ मिला के इसको बम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको जो बड़ी बड़ी काने हैं, जो मजदूर उनको खोदते थे, खोदने की बजाय बॉम्ब में एक बनाया जाए नाइट्रोग्लाइसरीन के साथ मिला के, एक दो और केमिकल्स का कंपाउंड बना के और उसको वहां रख दिया जाए तो वहां गड़ा हो जाएगा। इवन के माइनिंग करने के लिए, बड़ी बड़ी काने खोदने के लिए वहां पे रखें, ब्लास्ट करें, ठीक है। और एक्सकेवेशन के लिए कहीं पे होल करना है, ड्रिलिंग करनी है, बड़ी बड़ी मशीनों के बगैर ये हो सकता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को डेमोलिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये उसकी इजाद थी कि नाइट्रोग्लाइसरीन को उन्होंने एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये पहली दफा उन्होंने किया था। डेटोनेटर, ये टाइम बॉम्ब है, ये भी उन्हीं की इजादात में से है। उनके वालिद साहब इन चीजों में काम करते थे। ये टाइम बम और ये सारी चीजें खास टाइम के लिए, डेटोनेटर जो होता है उसमें केमिकल होता है, ठीक है, एक ट्यूब होती है और उसके अंदर स्पार्किंग इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी होता है, उसको फिर इग्निशन दी जाती है। तो ये भी जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी इजादात में से एक है। और याद रखें कि इनके वालिद इन्हीं चीजों पे काम कर रहे थे, इसीलिए इनका भी दिलचस्पी इसी में थी, तो इसी को कंटिन्यू रखा। इसके बाद ब्लास्टिंग कैप है, ये उसकी अगली फॉर्म है। एक मेटल की, अच्छे से मेटल की एक कैप है जो एक एंड से ओपन होती है और एक एंड से क्लोज होती है। तो इसके अंदर फिर नाइट्रोग्लाइसरीन टाइप, इलेक्ट्रिक चार्ज टाइप चीजें जो है अंदर रख के और इसको पैक करके ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये भी उन्हीं की इजादात है। और सबसे खतरनाक चीज डायनामाइट है। डायनामाइट खतरनाक तरीन एक्सप्लोसिव डिवाइस है, बॉम्ब है? हाँ, सेबे वाला बम, डायनामाइट। तो ये जो डायनामाइट है ये उसी तरह का है, इंप्रूव्ड फॉर्म में। इसमें नाइट्रोग्लाइसरीन होता है और साथ एक जो है वो स्टेबलाइजर होता है और साथ इलेक्ट्रिक चार्ज और इग्निशन के लिए पूरा एक डिवाइस है जो कि बेहतरीन एक्सप्लोसिव डिवाइस है धमाका करने के लिए, ठीक है, माइनिंग करने के लिए, एक्सकेवेशन करने के लिए और डेमोलिशन के लिए भी इस्तेमाल होती है जी। ब्लास्टिंग जेलेटिन, ये भी उसी से ही मिलता जुलता एक इंप्रूव्ड फॉर्म है। आगे चलें। इसी तरह ब्लास्टाइट, ये एक पाउडर है, ये भी धमाका खेज है, ये भी उन्हीं की इजाद है, ठीक है। सुने, अच्छा आगे सुनिएगा ना, मजे की कहानी है। तो आर्टिफिशियल सिल्क और लेदर पे भी काम करते थे और बहुत सारी नए जो लेदर थे और सिल्क था उन्होंने इजाद किया था, उन पे काम किया था और उनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज में लेदर और सिल्क पे काम होता रहा है। उनकी जो फैक्ट्रीज की तादाद थी वो तकरीबन 90 थी, 90 फैक्ट्रियां थी बम की, ठीक है, और लेदर की और जैकेट। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग करते थे एक्सप्लोसिव्स की, धमाका खेज चीजों की और एमुनिशन की। धमाका खेज चीजों का एमुनिशन भी कहा जाता है। अब यहां पे मैं जरा 2-3 स्लाइडें आगे पीछे हैं, मैं यहां पे जाना चाहूंगा। स्टोरी कुछ यूं है, स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। स्टोरी पहले सुनते हैं 2 मिनट की, उसके बाद फिर मजा आएगा। आप लोग भी दहल गए होंगे, बम बम बम, डायनामाइट है, जिलाटिन और ब्लास्टाइट और पता नहीं क्या क्या इजाद करते रहे हैं, डेटोनेटर्स तैयार करते रहे हैं। स्टोरी कुछ यूं है, अगले सफे पे जरा चलिए। स्टोरी कुछ यूं है कि ये इनके वालिद ग्रामी है और ये इनकी औलादें हैं। इनमें से एक बच्चे की डेथ हो गई। ये नोबेल के, अल्फ्रेड नोबेल के भाई हैं, लुडविग नोबेल। लुडविग नोबेल, लुडविग नोबेल की डेथ हो गई। अब अल्फ्रेड नोबेल अपनी फैक्ट्री में लैब के अंदर मौजूद काम कर रहे थे तो उनके हाथ में न्यूज़पेपर आया। तो न्यूज़पेपर पे इश्तहार होता था, कोई बड़ी शख्सियत फौत होती थी तो उसका फिर इश्तहार होता था, न्यूज़पेपर में चलाते थे कि ये बंदा मर गया है, आप तमाम को इतला दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब गलती से वो लुडविग नोबेल की बजाय अल्फ्रेड नोबेल लिख दिया उन्होंने कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया। अच्छा, अब वो अखबार पढ़ रहे हैं और हंस भी रहे हैं, साथ अंदर से रो भी रहे हैं कि भाई की डेथ हुई है लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया। अखबार में लिखा हुआ था कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया और अल्फ्रेड नोबेल खुद अखबार पढ़ रहा था, ठीक है।
उसका भाई मर गया था, ये वाले लुडविग नोबेल, तो जबकि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में था। अब उन्होंने इश्तहार में जो स्टेटमेंट लिखी वो बड़ी जालिम थी। उस पे अल्फ्रेड नोबेल जो है ना वो बड़ा ही वाज वरीड अबाउट कि मैं क्या करूं इतनी बड़ी स्टेटमेंट। आगे जरा स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट थी कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल हु बिकेम रिच, जो अमीर हुए, बाय फाइंडिंग वेज टू किल, तरीके ढूंढ ढूंढ के लोगों को कैसे मारना है, मोर पीपल फास्टर देन एवर बिफोर, कि लोगों को जल्दी जल्दी कैसे मारना है, डाइड यस्टरडे, कल मर गए, खुद कल मर गए। स्टेटमेंट थी, इश्तहार था कि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने बड़े बड़े तरीके इजाद किए कि लोगों को जल्दी जल्दी कैसे मारना है, वो खुद कल मर गए हैं। ये स्टेटमेंट। अगली स्टेटमेंट देखें। ये स्टेटमेंट एक अखबार ने दी हुई थी, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मौत का दुकानदार मर गया है। अब जब मौत का दुकानदार मर गया है, अब जब अल्फ्रेड नोबेल ने यह चीज पढ़ी ना, ही वाज एस्टोनिश्ड, ही वाज वरीड अबाउट कि आखिर मेरे सर पे पूरी दुनिया यही सोच रही है कि मैं बंदे मार प्रोग्राम हूं, ठीक है, कि मैं बंदे मारता हूं, मैं बॉम्ब तैयार करता हूं। हालांकि मेरा मकसद ऐसा नहीं है, मेरा मकसद है कि इससे माइनिंग की जाए, एक्सकेवेशन की जाए या डेमोलिशन की जाए। मेरा हरगिज मतलब नहीं है बंदे मारना, लेकिन ये तो मेरे सर पड़ गई है चीज, मैंने इतनी चीजें इजाद की हैं, अब मैं इसका खमियाजा भुगतूंगा, सारी उम्र लोग मुझे गालियां देंगे, तो इसका कोई अच्छा सा हल निकालता हूं मैं। अब वो सोच में पड़ गया। सोच में पढ़ते 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 उसने कहा कि अब मेरी 1895-6 में उसने सोचा कि अब मेरी मौत करीब है, बीमार थे, तो उनको शर्म आना शुरू हो गई कि आखिर मैं क्या करूं। तो वो अपने जहां जहां पे जिस बैंक में उनका डिपॉजिट था और उनकी कुछ फाउंडेशंस भी थी, तो वहां पे गए और अपनी वसीयत लिखवाई। He deposited what he deposited as his will, will का मतलब वसीयत होती है, मर्जी। तो उन्होंने एक वसीयत लिखवाई, वो वसीयत बहुत अच्छी थी, जो इस चीज का खमियाजा थी कि लोग मैंने इतने मारे हैं, या लोग मुझे जानते हैं कि मैं बंदे मार हूं, तो उसके लिए मैं कोई अच्छा काम भी करके जाऊं। उनकी वसीयत क्या थी? ये उनकी वसीयत है जो आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। ये उनकी वसीयत थी जो उन्होंने बैंक्स में भी जमा करवाई और मुख्तलिफ जो उसकी अपनी जाती जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें भी जमा करवाई कि मेरे मरने के बाद दुनिया को बता देना कि मेरा मारना, लोगों को मारना मकसद नहीं है, मेरा मकसद अच्छा है। उस वसीयत के अंदर जो की पॉइंट था वो ये था, टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ प्राइजेस, कि बहुत सारे इनामात की एक सीरीज तैयार करें, फॉर दोज हु कन्फर ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑन मैनकाइंड, उन लोगों के लिए जो इंसानियत के लिए बेहतरीन काम कर रहे हो। तो उन्होंने ये वसीयत दी। हमारी वसीयत क्या होती है इकराम? मेरा जरा वड्डा पोता उन्होंने 2 एकड़ देने, मेरा जरा छोटा पोता इंतहाई उलूदा पठा उन्होंने 1 कनाल भी नहीं देनी, ठीक है। तेरी मेरी बेटी आ अमीर के घर में ब्याह दी है, बस उन्होंने ना पैसे दियो, ठीक है, उन्होंने जमीन ना दियो तो उल्टा लियो, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई इंसानियत के लिए जो अच्छा काम करे उसको मेरी जो जितनी भी दौलत है वो तकसीम कर दी जाए। 27 दिसंबर 1895 को नॉर्वेन और स्वीडन क्लब है, नॉर्वेन स्वीडन क्लब है, उसमें उन्होंने अपनी वसीयत जमा करवाई। उस वसीयत में यही चीज लिखी हुई थी और कितने पैसे थे, कितने पैसे देने हैं उन्होंने लिखे हुए थे कि नोबेल्स विल एलोकेटेड 94% ऑफ हिज टोटल एसेट्स, कि मेरी जितनी भी रकम है उसका 94%, 94% जो है वो इंसानों में तकसीम कर दी जाए। और वो उस वक्त स्वीडिश क्रोनर में इतनी बनती थी, जबकि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 81 करोड़ रुपए थी। उस वक्त की बात है, 1895-6 की बात है, 81 करोड़, तो इतनी दौलत उनके पास थी। सन 1900 AD में नोबेल फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। कुछ जो मुंतजमीन थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो उस शहर के जो बड़े थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई कि भाई अब वो जो वसीयत है उसके मुताबिक नोबेल के जो पैसा है, नोबेल की जो दौलत है, उसको किस तरह से मुख्तलिफ लोगों में तकसीम किया जाए, ठीक है। तो नोबेल फाउंडेशन कब कायम हुई? 1900 में। याद रखें जो नोबेल फाउंडेशन है ये पैसे इन्वेस्ट करती है नोबेल के मुख्तलिफ बैंक्स में, मुख्तलिफ कारोबारों में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, फिर वहां से प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट फिर तकसीम होता है। ये प्राइस तकसीम नहीं करती, प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटिंग जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और है। नेक्स्ट, अच्छा जी, तो फील्ड्स, जिन जिन फील्ड्स में नोबेल ने कहा था कि मेरे पैसे इन फील्ड्स में जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनको देने हैं, उनमें सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स में
जो भी साइंटिस्ट होगा जिसने नया काम किया होगा, हर साल उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में भी। ठीक है, इसके बाद लिटरेचर में और पीस में, और ये जो छठा है ये इकोनॉमिक्स में, ये उन्होंने नहीं कहा था अल्फ्रेड नोबेल ने, लेकिन 1968 में कमेटी ने कहा कि इकोनॉमिक्स को भी, मईशत को भी दुनिया में ऊपर आना चाहिए, उसके लिए भी कोई फायदा या एक सोच दी जाए लोगों को, तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी अलॉट किया गया। ठीक है, वो कहते ने मैथ इन्नी कुछ चंगी शायद नहीं अच्छा, तो वो मैथ्स में जो करते हैं ना, वो दरअसल फिजिक्स के साथ अटैच कर देते हैं उसको, उसमें आ जाता है। ठीक है, याद रखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। किस किस में नोबेल प्राइज मिलता है? याद रखिएगा मेरी बात, जो बैठे हैं आप लोगों में से किसी ना किसी से जरूर पूछा जाएगा कभी ना कभी, मेरी बात याद रखिएगा। आगे चलें। अच्छा जी, फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो मिलता है हर साल, हर साल फिजिक्स में नोबेल प्राइज कहां मिलता है, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी जगह है जहां पे नोबेल प्राइज मिलता है, तो वो याद रखिएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है। कौन सी? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। स्वीडन के अंदर एक एकेडमी है जो नोबेल प्राइज अनाउंस करती है, उसकी बिल्डिंग भी आपको दिखा देते हैं। ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है रॉयल स्वीडिश एकेडमी की, इससे शायद आपको कुछ तहरीक मिले। पाकिस्तान में दो ही नोबेल प्राइज हैं, एक नोबेल प्राइज ही हैं, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, उनको 1979 में गालबन मिला था। अच्छा, इसके बाद पीस में, फिजिक्स में उनको मिला था, और उसमें भी शेयर था, ग्लेशियर, वाइनबर्ग और अब्दुल सलाम, तीन साइंटिस्ट को एक ही नोबेल प्राइज मिला था। और दूसरा मिला था 2014 में मलाला यूसुफजई को, पीस पे, अमन पे। तो ये हम आपको तहरीक दे रहे हैं कि कभी आप स्वीडन जाएं तो ये नोबेल प्राइज जहां मिलता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी, तो वहां जरूर विजिट करें। बस हम बाइकाट में ही रहेंगे और दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। आप खुद को इतना ऊपर लें कि बाइकाट की जरूरत ना पड़े। ये एकेडमीज का इनर व्यू है जी। इसके बाद केमिस्ट्री, याद रखें केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिलता है वो भी इसी एकेडमी की तरफ से ही दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो कोई पूछे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज है कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसके बाद मेडिसिन में कहां मिलता है? मेडिसिन में मिलता है द नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक जो है वो नोबेल असेंबली है, वहां पे मिलता है। उसका भी आपको दीदार करवा देते हैं कि कितनी प्यारी है ये बिल्डिंग है। ठीक है, कभी स्वीडन जाएं। स्वीडन बहुत सारे लोग गए हुए हैं, मेरा आप सेमिनार सुने, पिछले जो मैंने सेमिनार किए थे पीपीएससी के हवाले से, उसमें मैंने जिक्र भी किया है, मेरे 2-3 दोस्त हैं वहां स्वीडन गए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेडिसिन के किसी एक साल के नोबेल प्राइज ही हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद लिटरेचर है, अदब है। अदब का बड़ा असर होता है, आप किताबें पढ़ें, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जिस तरह अल्केमिस्ट है, बहुत अच्छी किताब है, हु मूव्ड माय चीज है, अच्छी किताब है। ये दुनिया की, मतलब इंसानों की बनाई हुई किताबों में सबसे अच्छी किताबें शुमार होती हैं। और ये किताबें वो हैं जो लोग लिखते हैं और उनसे हमें सुकून मिलता है, हम कुछ वलवला लेते हैं, हम कुछ मोटिवेशन लेते हैं। तो जाहिर है जो लोगों को मोटिवेट करती है किताबें, कोई नज़्में, कोई नसर, कोई शायरी, तो उन जो शोरा हैं, जो लिखने वाले हैं, नसर निगार हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, लिटरेचर में कहां मिलता है? तो स्टॉकहोम कंसर्ट हॉल है स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में कंसर्ट हॉल है, वहां पे दिया जाता है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ये है वो कंसर्ट हॉल जहां पे मिलता है। ये देखें कितना प्यारा है ना। अच्छा जी, रोटी खुल गई जी, रोटी खुली हुई है। अच्छा जी, आखिर में है पीस, अमन पे। अमन के लिए आपने कुछ काम किया, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने काम किया था। साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के लिए अलग-अलग स्कूल, बल्कि कालों के लिए स्कूल ही नहीं थे। कहते थे कि ये जो है ना, पुराने दौर में ये बंदर बुंदर थे और अभी ये सही इंसान नहीं बने, अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस में है। तो काले लोगों को जो अफ्रीका में है ना स्कूल जाने देते थे ना, उनको गोरों के साथ बैठने दिया जाता था। दरिया के एक तरफ काले होते थे, दूसरी तरफ गोरे होते थे, और कालों को बंदर समझा जाता था। ठीक है, तो वहां पे नेल्सन मंडेला ने बड़ी जंग लड़ी इस हवाले से कि नहीं, ये भी इंसान है और आज सारे हुकूक उनको मिले। तो नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह पीस के लिए बड़े बड़े लोगों ने काम किया है। एक खातून है पाकिस्तान में, गालबन गुजरांवाला गुजरात में, उन्होंने एक स्कूल खोला था घर में, और अब बहुत बड़ा स्कूल हो गया। तो उनको दुनिया ने बहुत इनाम दिए कि मुफ्त में वो लोगों को पढ़ाती रही, बच्चों को। कोई 20-23 साल हो गए हैं और वो काम कर। इस तरह के लोग, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस तरह ईदी है, इसी तरह से रेड क्रॉस है,
तो कंपनीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर अमन के लिए आप बहुत काम करते हैं तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और मिलता है। ये कहां मिलता है? ऑस्लो सिटी हॉल, नॉर्वे में। तो नॉर्वे के शहर ऑस्लो में एक सिटी हॉल है, वहां पे पीस पे नोबेल प्राइज मिलता है, और ये उसकी बिल्डिंग है, ऑस्लो सिटी हॉल की। रिवार्ड क्या है भाई? नोबेल प्राइज क्या मिलता है हमें? मतलब जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा या बहुत बड़ी इजाद की होगी उसने, उसको रिवार्ड क्या मिलेगा? तो देखते हैं रिवार्ड क्या मिलता है। तो रिवार्ड में आपको एक गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल मिलता है आपको, सिक्का जो भी मैंने दिखाया था, ठीक है। तो उसकी मालियत तो 3-4 लाख है, लेकिन गोल्ड मेडल की वर्थ होती है कि आपको नोबेल प्राइज मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। इसके बाद डिप्लोमा मिलता है आपको, ठीक है, नोबेल फाउंडेशन की तरफ से। और फिर मॉनिटरी अवार्ड ऑफ 11 मिलियन SEK, ये स्वीडन की जो है वो करेंसी है, 11 मिलियन SEK, और ये तकरीबन बनती है 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। 30 करोड़ मतलब आप में से कोई अगर बड़ी इजाद करता है और वो 30 करोड़ रुपए जीतता है, तो उससे वो 30 कोठियां बना सकता है, क्योंकि हम कोठियां ही बनाने के माहिर हैं। अच्छा जी, लास्ट डेट क्या है? नोबेल प्राइज कब मिलता है? नोबेल प्राइज कब मिलता है? आखिरी बात, नोबेल प्राइज कब मिलता है? 10 दिसंबर, दिसंबर की 10 तारीख को डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर को उनकी डेथ हुई थी, लिहाजा उनकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।